एक अफसर की माँ। बहुत बड़े अफसर की माँ थी राधा। उसका बेटा पूरे 80,000 रुपये महीना पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते गुलाबी बैंगनी नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी राधा की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर गर्व से आसमान छू लेता था। शुरू शुरू में एक दो बार राहुल ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू ने राहुल से कहा, हर महीने यह क्या ड्रामा किया करते हो राहुल? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के ही हवाले कर दो। माया, तुम भी कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर दें। राहुल ने माँ की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फिराते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। राहुल चुप हो गया था, लेकिन राधा ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुनी थी। इसलिए व्यर्थ के कलेश से घर को बचाने के लिए उसने क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई महीनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा था, या संयोग मात्र था कि राहुल पगार लेकर आया था और बहू घर पर ना थी। मातृभक्त बेटा करारी नोटों की सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डाल आशीर्वाद की आशा में उसके पास बैठ गया था। ऐन मौके पर बहू आ गई और माँ ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने एहसान सा जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटक कर उसे खुला ही छोड़कर रसोई में चली आई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खिंचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। राहुल कहे कि पूरे 80,000 थे, लेकिन बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि 1,000 रुपये कम है। माया, रुपए कम कैसे हो सकते हैं? मैं पूरे 80,000 संभाल कर लाया था। आश्चर्य ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल गोल लपेटते हुए कहा। राहुल तो आंखें नीची कर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन माँ दिन भर मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटी खानी पड़ी, वरना इस घर का पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी स्वाहा कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। राधा की आत्मा चीख पड़ी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुप चुप देखकर राहुल परेशान था। उसकी इच्छा होती कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में माया से बात की, किंतु वो उसे कहाँ हाथ रखने देती। माया तुनक कर बोली, राहुल, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका यहाँ खुश रहना मुश्किल है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ आओ
तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं गांव में? कौन देखभाल करने वाला बैठा है वहां? मेरी परवरिश में बेचारे जिंदगी भर दुख झेलती रही और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ दूं? राहुल ने रूखे स्वर में कहा। राहुल, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, दिन में हजारों लोगों से मिलते हो और सेकंडों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही आश्चर्य होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है, अपने साथ की औरतों में रहेंगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, माया ने समझाया। सप्ताह भर में ही सब तय हो गया। राधा तो इस बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ करने पर राहुल ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत हुआ। वर्षों से बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेले बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसलिए आज पड़ोस की पोती नातिनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से कमरे की लिपाई पुताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे। शेष कमी राहुल ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास कटोरियां लाकर पूरी कर दी। जब शीला काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंची। राहुल और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे राहुल, आज गांव की राह कैसे भूल गया? शीला काकी ने चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। ऐसे भी क्या बात है काकी, अपने गांव घर का रिश्ता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। राहुल ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारे देवरानी को भी साथ क्यों ना लेते आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नजर। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़े ही सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसलिए देखने वाले उसे खूबसूरत ही बताएंगे। राहुल ने उत्तर दिया। इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव में कहीं धूल मिट्टी से मैली ना हो जाए। भाभी ने व्यंग्य किया। तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। ऐसी अनमोल चीज तो संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं? तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रख लो, 7 पर्दों में। भाभी, तुम्हारी राय तो बिल्कुल सही है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर के घरवाले को तो शीश महल में रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले दो तो शीश महल मैं बनवा दूंगा। बेटा राहुल, सुना है तू बड़ा ऑफिसर हो गया है, कितनी पगार मिलती होगी तुझे? शीला काकी को जैसे असली बात याद आई। तुम्हारे आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो फिर बेटा 50,000, 60,000, लाख, वह बड़े अफसर का वजन तोलने लगी। कट कटाकर बस यही कोई 50,000 काफी कंजूसी करके बताया उसने। 50,000? देवरानी की खूबसूरती से जली भुनी हुई भाभी ने आश्चर्य से कहा। यह कोई ज्यादा है भाभी, शहरों के खर्चे तुम जानती नहीं, इतने में 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। राहुल ने मजबूरी दर्शाई। देवर जी तो इसलिए बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएगा, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास सी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। राहुल ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। तेरी भाभी ने बात तो खरी कही है राहुल, जिसका मन अपने बेटे पोतों से ना बहले वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी बेटा। तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गवार तुझे क्या समझाएं, मगर बेटा बेचारी राधा ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। शीला काकी ने भरे गले से कहा।
माँ के अलावा दुनिया में मेरा और है ही कौन काकी। मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, राहुल ने उत्तर दिया और प्रसंग बदल कर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की कुछ बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। राहुल भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए 1000 रुपये थमाकर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू से कहे कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ फेंटा हुआ केला और दाल चावल का उबला हुआ पानी गुणकारी होता है, बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती के पूरे 1000 रुपये देकर गया था राहुल, और माँ को 1000 रुपये में पूरे महीने का खर्च चलाना था। लेकिन खूब खींच तान करके भी वह दूध के लिए केवल 100 रुपये ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है, वह सोचने लगी। सुबह चाय तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव भर सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया। उसका अंगूठा लगवा कर 1000 रुपये दे गया। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने में ही 400 रुपये की उधार हो गई थी। दाल सब्जी की कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता था, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल में आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने, वह स्पष्ट सा उत्तर देकर टालती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 600 रुपये हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी बचे 200 रुपये में उसने 2 किलो आटा, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया, डिब्बी में 10 रुपये का तेल डलवाया और अपने घर आ गई। संध्या समय में एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठ भगवान के भजन करती रहती। शुरू शुरू में कुछ बड़ी बड़ी औरतें और नातिन पोतियां उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर राधा ने अपने चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आने दी थी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी हुई थी। माई, भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। राधा जैसे गहरे कुएं से उभरी। इस मोल में बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार टॉमी कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। राधा ने आधी में से आधी रोटी टॉमी के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा छाछ के साथ खाकर उठ गई। 2 दिन से राधा के घर में चूल्हा नहीं जला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की मां होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने की भी सोची, लेकिन बड़े अफसर की मां होने की मर्यादा उसके पैरों में आगे आ पड़ती और वह पानी पीकर चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट राधा डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली के चक्कर लगा रही थी और चिलचिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे टॉमी पर उसकी नजर पड़ी। कुत्ता ना जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और आंगन में बैठ आराम से रोटी खा रहा था। राधा दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस ना कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह निढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिये के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। वह अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा जमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े टॉमी की आंखें झूले के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। राधा चारपाई पर निराश हताश सी बैठी, कभी टॉमी को और कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी।
उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले में फंदा डालकर छप्पर में ऊपर लगे बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे मरने भी नहीं दे रही थी और ना ही जीने। राधा सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से एक गिलास पानी भरकर पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने के बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर छटपटाने और सीनों को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई में पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी आंतड़ियां फिर कुलबुलाने लगी, तो उसने उठकर आटे की हंडिया उघाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया में इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ जहां के तहां रुक गए और उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफेद मटमैला सा हो गया। उसने कपकपाते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल लिया। काफी देर वह वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर जाकर देखा। टॉमी रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया है, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रही हैं कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने पर विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वह चिंता से विचारों में डूब गई। तभी बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी अम्मा, बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर है। राधा उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिये को देखकर बोली, भैया, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आया है। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता हूँ? कोई उधर से भेजेगा तभी ना मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तुम अपने घर से थोड़े ही कुछ लेकर आओगे, यह तो भेजने वालों की नीयत पर ही है। दादी, पहले 50 रुपए दो, तभी मनी ऑर्डर मिल पाएगा। इस बार बैरंग मनी ऑर्डर आया है। बैरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहां सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं, तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है। इसी तरह बैरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों बाद पहुंचा है। अब जल्दी से 50 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 50 रुपए कहाँ, यहाँ तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किससे मांगने जाऊं बेटा, यहाँ रुपए देने वाला कौन है? तुम ही 50 रुपए काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा? महीने में पगार मिलती है तो 4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लाओ, पैसे मुझे दे दो। पहले तुम 50 रुपए लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूंगा। ऐसे कौन देगा बेटा, यहाँ किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा तो यह होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और वहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। यह क्या बात हुई दादी, मुझे और भी बहुत से काम हैं। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम मुझे सौंपा है, यह तो नहीं कहा कि मैं साथ साथ घूमता फिरूं। तो बेटा, तुम ही कोई रास्ता बताओ। लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वह तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता, 50 रुपए कैसे देगा? ठीक है, चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूँगा, उसने एहसान सा जताते हुए स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। राधा ने छप्पर का दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चली। वह भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला। वह चल तो आगे रहा था, किंतु ना जाने क्या सोचकर उसके पांव पीछे ही पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोहनी लगाकर अलसाया सा बैठा था। राधा को अनजान के साथ आया देखकर वह थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा।
लाला जी 500 रुपये के खुल्ले दे दो। हाँ हाँ, 1000 रुपये का खुल्ला ले लो। कहाँ है 500 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब में से 500 का नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 50 रुपये दे दो, बाकी बाद में देते रहना। ऐसी भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो, लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब आश्वस्त होने के पश्चात उसने व्यक्ति तथा राधा दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 50 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 50 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनी ऑर्डर फॉर्म तथा एक पैड निकालकर राधा का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देखकर फॉर्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फॉर्म लेकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी राधा को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, राधा तुम्हें भी कुछ लेना है? हाँ लाला जी, थोड़ा सा आटा दाल मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। कहाँ का हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप सेर भर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास रखी बोरी में से आटा निकालकर तोला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। पास के डिब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख दी। वह घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा और उसे खाली हाथ देखकर पूछा कि घी के लिए बर्तन नहीं लाई? घी नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी। अफसर की माँ होते हुए राधा को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है। उसकी दशा ऐसी हो गई है कि उसे कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्या होगा कहानी में, आगे जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।